मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का हेल्थ सूत्र में। आज बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो कि आप कह सकते हैं काफी गंभीर है और लोग शायद इसके बारे में इतने अवेयर नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे निसंतानता के बारे में और हमारे साथ भोपाल की जाने मानी डॉक्टर आराधना गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि काफी स्पेशलिस्ट भी हैं और काफी गहरा अनुभव भी रखती हैं। मैम, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरा सवाल मैम यही रहेगा आपसे कि निसंतानता पहले समझ लेते हैं कि है क्या, क्योंकि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि एक्चुअली होता क्या है निसंतानता होना, कब जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आखिर कारण क्या है। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो अनन्या, मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगी कि निसंतानता कोई अभिशाप नहीं है। हमारे कंट्री में निसंतानता को जिस तरह से देखा जाता है, हम ये भी एक तरह की बीमारी है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको एज अ डिसीज़ डिक्लेयर किया है और इसलिए अभी आयुष्मान योजना में भी आ गई है। तो ये मैं बहुत खुशी से बात बताना चाहूँगी कि एमपी गवर्नमेंट में शिवराज जी के नेतृत्व में इसको इंक्लूड किया गया है और आप बिल्कुल इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विज्ञान की जो तकनीकें हैं बहुत एडवांस हो चुकी हैं। तो निसंतानता के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप की शादी को 1 साल हो चुका है और आपने किसी भी तरह का कोई गर्भ निरोधक उपाय यूज़ नहीं किया है और 1 साल के बावजूद भी आपको अगर बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये टाइम है जब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और आपको इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमारे अंदर हो सकती है। तो 1 साल अगर आप बिना किसी गर्भ निरोधक के आपको बच्चा नहीं आ पाया, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। हाँ, अगर आपकी वाइफ की उम्र 35 से ऊपर है तो मैं इस टाइम को 6 महीने में कम कर दूंगी, फिर आपको 6 महीने के बाद ही मिलना चाहिए। या आपको पहले कोई सर्जरी हो चुकी है आपके अंडेदानियों के ऊपर या बच्चेदानियों के ऊपर, या आपकी माहवारी अनियंत्रित है, कोई किसी भी तरह की इरेगुलरिटी, तो भी आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। मैम, यहाँ पे एक बात और मैं आपसे सुनना चाहूँगी यहाँ पे कि कई सारे कारण होते हैं जिससे ये हो जाता है, तो उन कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बेसिकली ये एक बहुत अननेचुरल सिचुएशन जो एक महिला के साथ होती है या फिर एक पुरुष के साथ होती है, तो पहले तो मैं समझना चाहूँगी कि ये एक्चुअली कारण इसके क्या होते हैं, क्यों होती है, और इसके बारे में जानकारी नहीं होती, हम वो काम कर लेते हैं। कुछ होता है ना कि किसी में कुछ जेनेटिक भी होता है, किसी किसी के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं कुछ किसी कारणवश आती हैं, हम कुछ बिल्कुल अनन्या, आपने एकदम सही बात बताया। यहाँ पर भी मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अगेन सबको बताना चाहूँगी कि जब भी निसंतानता की बात आती है तो लोग महिला को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं। तो ये निसंतानता अकेली महिला की वजह से नहीं होती है। और अगर हम इसके कारणों पे जाना चाहेंगे अनन्या, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम 100 हमारे पास लोग आते हैं जिनको प्रॉब्लम है संतानहीनता की, उनमें से 40% प्रॉब्लम लेडीज में होती है, 40% पुरुषों में होती है, मतलब इक्वल है ना। बाकी के 20% में 10% ऐसे होते हैं जिनमें कि दोनों में ही थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, और 10% ऐसे रहेंगे जिनमें कि सारे टेस्ट कराने के बावजूद भी कोई कारण नजर नहीं आ रहा। शायद हमारी टेक्निक अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, हमें और रिसर्चेस की जरूरत है, तो वो अननोन कारण भी हमें आगे जाके देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पुरुष और स्त्रियों में बराबर का इसमें कारण आता है, तो मेरा मानना ये है और मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप इस निसंतानता के लिए डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं। ऐसा ना हो कि वो लेडी जो है वो अपनी सास के साथ आ रही है या सहेली के साथ या बहन के साथ, पति पत्नी दोनों को आना जरूरी है। ओके। एक और चीज़ है, मैं समझना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स जो जो हैं दोनों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक ये कारण भी है कि सबसे पहले जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमसे बताते हैं कि हमें हो क्या रहा है या फिर हमें प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक पुरुष या एक महिला जब आती है तो इन प्रॉब्लम्स को बहुत खुल के कंसिडर नहीं आपसे कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे सिचुएशन भी ऐसी रहती है कि आप खुद भी जो है लगता है कि यार बताएं कि नहीं बताएं। तो यहाँ पे एक महिला और पुरुष के बीच में जो है आपस में कई मुझे लगता है कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए इसके लिए। तो ये सिचुएशन कब समझ में आती है कि प्रॉब्लम किस में है? अरे ना, बेसिकली क्या होता है ना कि जब हमारे पास कोई भी एक कपल आता है, वो कहते हैं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि आप कब से ट्राई कर रहे हो। फिर हम उनसे यही पूछते हैं कि आप लोग साथ साथ रहते हैं। कभी कभी पति का टूरिंग जॉब होता है, वो उस टाइम पे होता ही नहीं है जिस समय बच्चा ठहरने का टाइम होता है। तो कई लोगों को वो टाइम नहीं पता होता कि किस समय पे बच्चा ठहरता है, जो कि जानना बहुत जरूरी है। जो आपके मासिक का जो बीच के जो 10 दिन होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरू के 10 दिन, लास्ट के 10 डेज में शायद आपको बच्चा ना ठहरे, लेकिन बीच के 10 दिन में आपको बच्चा ठहरने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं अगर आपकी साइकिल रेगुलर है तो ये तो महिला का पार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे जब भी हमारे पास एक कपिल आता है और वो
ये चाहते हैं कि हमको बच्चा चाहिए, तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट होता है वो हमारा होता है पति का सीमेन टेस्ट। और ये हमें सबसे पहले करना चाहिए क्योंकि ये टेस्ट बहुत आसान होता है। इसमें ना तो कोई इंजेक्शन लगता है, ना खून निकालना है, ना किसी भी तरह का कोई तकलीफ या दर्द है। और इसमें आपको 50% यानी कि पति का पार्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो यानी कि 50% आपको क्लियर हो जाता है कि प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, अगर वो रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो। उसके बाद हम वाइफ के टेस्ट कराना शुरू करते हैं। और वाइफ के टेस्ट भी हम शुरू में बहुत ही सिंपल लेके चलते हैं, जिसमें कोई डरने की बात नहीं है। लाइक अल्ट्रासाउंड कर लिया उनका, एक सिंपल एक सोनोग्राफी के द्वारा हम बच्चेदानी को देख सकते हैं, अंडेदानियों को देख सकते हैं, और अंदर कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, किसी और तरह की गांठ गठान, वो सारी चीजें हम इसमें पकड़ सकते हैं। तीसरा, हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिनमें कि हम लोग दोनों के ही कराते हैं। ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हम उनके वायरल मार्कर लाइक हेपेटाइटिस, HIV, ये सारा कुछ तो नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे में जाने के चांसेस होते हैं। अगर ये कुछ है तो उनको पहले ठीक करते हैं। तो हस्बैंड का पार्ट तो एक सीमेन एनालिसिस से ही मान के चलिए 90% क्लियर हो जाता है। अगर सीमेन में प्रॉब्लम आती है तब हम फर्दर हस्बैंड को ट्रीट करते हैं। और जब तक हस्बैंड का पार्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम वाइफ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, क्योंकि वाइफ के ज्यादातर टेस्ट जो होते हैं वो इन्वेजिव होते हैं। इन्वेजिव मीन्स कहीं टाका चीरा आएगा या अंदरूनी छेड़छाड़ होगी, तो ऐसा ना हो कि वो नॉर्मल है और आपने उसमें इन्फेक्शन डाल दिया या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो इसलिए मेन जो टेस्ट हमारे लेके चलते हैं हस्बैंड का सीमेन, और वाइफ में जो टेस्ट होते हैं उसमें मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम बताना चाहूंगी। उसमें जैसे ये होती है बच्चेदानी, ये 2 नलियां होती हैं और ये अंडेदानी होती है। अंडा यहाँ से निकलता है नेचुरल प्रोसेस में। उसके बाद ये अंडा ट्यूब के द्वारा ये इस तरह से, इसमें फिंगर्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अंडे को कैच कर लेते हैं और ये ट्यूब के अंदर चला जाता है। यहाँ नीचे से शुक्राणु आते हैं परस्पर संपर्क के द्वारा, और वो शुक्राणु जब नली के अंदर पहुंचते हैं तो अंडा और शुक्राणु का मिलान नली के अंदर होता है। उसके बाद ये नली पेरिस्टालसिस क्रिया के द्वारा, जैसे अपने आते खाने को आगे खिसकाती हैं, इसी तरह से इस बने हुए एम्ब्रियो को बच्चेदानी के अंदर ढकेलती है, और 3-4 दिन के बाद ये बच्चा बच्चेदानी के अंदर आता है। और फिर अगर यहाँ सब कुछ नॉर्मल है तो बच्चा यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है और 15 दिन बाद टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो हमारा मेन उद्देश्य कहाँ प्रॉब्लम को ढूंढना है। एक तो हमें अंडा ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि अंडा बहुत जरूरी है। सीमेन हमने देख लिया, उसमें शुक्राणु है, अब हमें अंडे देखना है कि अंडा भी है कि नहीं, क्योंकि ये 2 तो चाहिए ही चाहिए। तीसरा, इनको मिलाने वाली नली, ये 3 चीजें तो होना ही चाहिए। इन 3 में से अगर एक चीज नहीं है तो बच्चा कभी भी नहीं आ सकता। तो इसलिए ट्यूब का खुला हुआ होना और स्वस्थ होना, अंडे का बराबर बनना और पति में शुक्राणु का होना, ये 3 चीजें पहली फुर्सत में हम लोग देखते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में हम बच्चेदानी को भी देख लेते हैं, जैसे कोई गांठ वांठ तो नहीं है, कोई दूसरी किसी तरह का इन्फेक्शन या कोई और बीमारी तो नहीं है। तो ये हमारे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस में आते हैं। तो ये करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो हम उनको नेचुरल के लिए भी छोड़ सकते हैं कि थोड़ा वेट करो, किसी किसी को और थोड़ा लेट बच्चा ठहरता है, या कुछ हल्का फुल्का इलाज देके उनको प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हैं। बट अगर कुछ इनमें ही प्रॉब्लम आती है तो फिर हम इनके लिए फर्दर एडवांस इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बिल्कुल मैम, आपने यहाँ पे इतनी चीज़ें बताई हैं फिलहाल में। एक और चीज़ है कि आपने यहाँ पे जिक्र किया डिसीजेस का, कि यहाँ पे भी कुछ जो है इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कुछ गठाने आ जाती हैं। तो ये डिसीजेस, ये इन्फेक्शंस कैसे होते हैं, कहाँ हो जाते हैं और किन गलतियों की वजह से होते हैं? तो अनन्या, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम HIV, हेपेटाइटिस वगैरह इस तरह के टेस्ट कराते हैं। तो कुछ तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं जो कि पति से पत्नी में जा सकती हैं, पत्नी से पति में जा सकती हैं, और वो जिसकी बॉडी कमजोर होगी उसमें ये इन्फेक्शन चला जाएगा। बट जहाँ तक इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में सबसे कॉमन है टीबी। बच्चेदानी की टीबी एक अलग एंटिटी है, एक अलग चीज है जो कि बच्चेदानी के अंदर ही ज्यादातर रहती है। ऐसा नहीं होगा कि उसके फेफड़ों में कुछ होगा या उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी या मुंह से खून आएगा। ये फेफड़ों की टीबी नहीं है, ये बच्चेदानी की टीबी है, और इसका एक ही लक्षण होता है कि आपको बच्चा नहीं आएगा। बाकी सब कुछ ठीक है, अंडा भी बन रहा है, नलिया भी खुली, लेकिन बच्चा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बच्चेदानी की झिल्ली खराब है, ट्यूब अंदर से डैमेज हो चुकी है, या ट्यूब चिपक गई है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से हो सकता है कि बच्चा आने में दिक्कत आए। तो टीबी एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसको डिटेक्ट करना बहुत आसान नहीं है, और ज्यादातर इस टीबी को जांच करने के लिए हमको बच्चेदानी से ही जांच का टुकड़ा लेना पड़ता है और उसको हम जांच के लिए भिजवाते हैं। WHO का अभी जो टीबी नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है उसमें ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग आपको फ्री में, जिसको हम डॉट सेंटर्स बोलते हैं, डॉट सेंटर में फ्री में टीबी का इलाज होता है, और सिर्फ 6 महीने के इलाज से टीबी की बीमारी पूरी तरह से शरीर से निकल जाती है। तो टीबी एक तरह का इन्फेक्शन है, इससे कोई डरने की बात नहीं है, और टीबी की दवाई लेते लेते महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है। दिस इज द बेस्ट पार्ट।
तो इसके लिए हमको लेप्रोस्कोपी कभी कभी करनी पड़ती है। लेप्रोस्कोपी में हम लोग सिंपल पेट में एक दूरबीन डालते हैं जिसमें सिर्फ एक टाँका आता है, दूरबीन हम लोग डालते हैं, और ये दूरबीन जब बच्चेदानी के अंदर जाती है तो हम ऊपर देख सकते हैं कि आंतों में टीबी हो सकती है, उसके साथ साथ नलियों पे टीबी हो सकती है। फिर एक दूरबीन हम अंदर से बच्चेदानी के अंदर भी डालते हैं, और अंदर से जांच या जो भी हमें यहाँ जांच में कुछ खराबी लगती है तो उसको हम भिजवा देते हैं टीबी के टेस्ट के लिए, जिसको कि हम सीबी नेट या जीन एक्सपर्ट बोलते हैं। तो ये कॉमन इन्फेक्शन है। इसके अलावा क्लेमाइडिया करके एक इन्फेक्शन होता है जो कि एक डिफरेंट है, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और ये हल्के फुल्के इलाज से ठीक हो जाते हैं। इनको ठीक करने के साथ ही अगर तो नलियों में ज़्यादा डैमेज नहीं है तो बच्चा आ जाता है, बट अगर नलियाँ चिपक गई हैं, नलियाँ बंद हो गई हैं, तो उनको भी लेप्रोस्कोपी से खोलने की कोशिश की जा सकती है। बट अगर वो परमानेंटली डैमेज है, परमानेंटली बंद है, तो फिर हम टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बच्चा प्लान करते हैं। ओके मैम, ये सभी कारण आपने बताए में, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, एंड कई सारी चीज़ें होती हैं कि हाइजीन हम शुरू से अगर मेंटेन नहीं करते हैं, खासकर महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए चीज़ है कि हाइजीन मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही आजकल के लोग जो हैं या फिर आजकल की जो कहते हैं लड़कियां हैं चाहे लड़के हों, हमें नहीं बताया जाता है घर में कि कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसके कारण क्या क्या हो सकता है? देखिए, हाइजीन में सबसे पहले मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जरूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं में जब महीने आने शुरू होते हैं उसके बाद ही उनको ये इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम बननी शुरू होती है। क्योंकि पैड को बहुत देर तक लगा के रखना, कैसा भी कपड़ा ले लेना उस दौरान, अपने आप को साफ सफाई न रखना। कुछ लोग तो के यहाँ कस्टम होता है कि जब तक महीना चल रहा है तब तक नहाना ही नहीं है, तो ये थोड़े से चीज़ें हैं जिन पे ध्यान रखना है। इसके अलावा लड़कियों को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में जब वो टीवी एंड मोबाइल और ये सब आ गया है तो एक जगह बैठे रहने की आदत हो गई है। पहले लड़कियाँ खेलती थी, कूदती थी, थोड़ा सा बाहर निकलती थी, हवा एक्सरसाइज होती थी, तो उसकी वजह से दो प्रॉब्लम होती है। एक तो मोटापा का आना, मोटापा आने से क्या होता है, जब आपकी थाइस मोटी होंगी तो स्पेस कम हो जाएगा और इन्फेक्शन जाने का खतरा बढ़ेगा। और दूसरा, आपका ज़्यादा देर तक एक जगह बैठने से भी पसीना, गंदगी वगैरह उस जगह पे जमा होगी तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। इसके अलावा आप साफ टॉयलेट वगैरह यूज़ करिए, है ना, अपना खुद के कपड़े कॉटन के पहनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको भी क्लीन रखिए। तो ओवरऑल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और थोड़ी सी भी कहीं प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। बिल्कुल मैम, एक लास्ट इसमें मैं छोटा सा पूछना चाहूँगी आपसे कि आप अगर इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन में बता रही हैं तो टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स और फिलहाल में सैनिटरी पैड, तीनों में से बेस्ट क्या यूज़ रहेगा? देखिए, मेंस्ट्रुअल कप्स को बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात है इसकी क्लीनिंग इज़ वेरी इजी, है ना, और इसमें जैसे आपकी बॉडी में स्मेयरिंग नहीं होती, यानी कि वो ब्लड आपकी बॉडी पे चिपकता नहीं है, जो कि पैड्स के साथ बड़ा कॉमन है। प्लस पैड्स में भी जो इस तरह के पैड्स आते हैं ना, जिनमें कि आप पूरे दिन लगा के रख सकते हैं, दैट इज़ अ बैड आइडिया, है ना। इट शुड बी चेंज, मतलब इनको हमें 3-3, 4-4 घंटे पे चेंज करते रहना चाहिए। और ऊपर जो प्लास्टिक जैसी जो उसके ऊपर कवर होता है, कभी कभी इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो ब्लड को ज़्यादा देर तक रख लेते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। मेंस्ट्रुअल कप्स आर बेस्ट। टेम्पून्स भी अच्छे हैं, बट टेम्पून्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि कभी रख के भूल गया, अगर कोई नहीं निकाला, कभी ऐसा हम लोगों ने देखा है, हमारे पास पेशेंट ऐसे आए हैं, तो वो अंदर सड़ के और ज़्यादा ही इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो उसके लिए थोड़ा एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। बट मेंस्ट्रुअल कप्स आर रियली अ गुड आइडिया। ओके, थैंक यू सो मच मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमने जाना कि निसंतानता क्या है, साथ ही हमने ये जाना कि कारण क्या क्या होते हैं, हमने ये भी जाना कि यहाँ पर हमें ध्यान किन चीज़ों का रखना है। तो अब जानेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन अभी नहीं, हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और मैम आपने इतना सारा हमारे साथ जो है एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।